नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और जिसको नहीं पता कि हमारी जो चैनल है उस पर डेली टेस्ट सीरीज़ लगाई जाती है, तो प्लीज़ आप आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। ठीक है, आज हम फिर से एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ प्रेजेंट हुए हैं आपके सामने, तो हम एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ आपके सामने करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टेस्ट सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? बताइए। मनु को, चरक को, नागार्जुन को, वराह मिहिर को। तो आयुर्वेद का जो जनक है वो आपके चरक को कहा जाता है। चरक का पूरा नाम चरक पाचन है। तो आयुर्वेद का जो जनक है आपके चरक पाचन को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग किया? बताइए किसने किया? असहयोग आंदोलन ने, खिलाफत आंदोलन ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने, भारत छोड़ो आंदोलन ने। तो ये जो है आपका सहयोग दिया था खिलाफत आंदोलन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? वलय है। किसके चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? सी के दफ्तरी, एम सी सीतलवाड़, एल एन सिन्हा, के वेणुगोपाल। तो जो स्वतंत्र भारत के आप प्रथम महान्यायवादी थे वो थे एम सी सीतलवाड़। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ ये अभी फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हर बच्चे को आता है। इस पे तो हर बच्चे को फ्री के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो है कोई भी क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कोई भी बच्चा जो है वो रोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो HTML का विस्तारित रूप क्या है? बताइए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नथिंग टू वरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? दिलीप सिंह, रंजीत सिंह, लाला अमरनाथ, मुनाफ पटेल। बट ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा कि इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर जो थे वो रणजीत सिंह, ये रणजीत सिंह है। और रणजीत सिंह जो है वो इंग्लैंड से ही उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी। और प्रथम उनके जो जब उन्होंने टेस्ट मैच खेला था तो उनके सम्मान के लिए जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है उसका नाम क्या रखा गया था? रणजी ट्रॉफी। इनके सम्मान में ही उसका नाम रणजी ट्रॉफी उस टाइम रखा गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर अमिता पटेल, सी वी रमन। बताइए। तो विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्होंने 1987 में आज ही के दिन जो है वो भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस नाथन जो है उनको विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए प्रथम जो है वो भारतीय थे, उनको पुरस्कार मिला था। और ये प्रथम व्यक्ति थे ऐसे जिनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, बंद अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें केवल निर्यात होता है, मुद्रा की नियंत्रित आपूर्ति होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, आयात तथा निर्यात नहीं होता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग है कि आयात और निर्यात दोनों ही नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है,
कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल कहाँ है? तो बताइए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर जो है वो कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, तो वो आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बताइए, आयरलैंड को कहा जाता है, जापान को, नॉर्वे को, या सिंगापुर को? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है वो आपका नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए, एम फातिमा बीबी, लीला सेठ, अन्ना जॉर्ज, गीता मित्तल, बताइए कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में 1989 में सबसे पहली सर्वोच्च न्यायालय की अपॉइंट होने वाली जो न्यायाधीश थी प्रथम, वो थी आपकी एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए, 1989 के अंदर इनको अपॉइंट किया गया था। देखिए, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? चीन, रूस, अमेरिका, भारत। ये भी काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो विश्व में जो लिखित संविधान है वो आपका जो है वो भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो है वो संविधान है, तो इसका आंसर जो है वो आपका भारत हो जाएगा। लेकिन 26 नवंबर 1949 के में ये जो संविधान है वो लिखा गया था, एंड 26 जनवरी 1950 में ये संविधान जो है वो पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, ये भी क्वेश्चन जो है वो पहले आ चुका है, काफी बार रिपीट हुआ है, दैट्स इट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, जेनेवा में, पेरिस में, या न्यूयॉर्क में? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, जो कहाँ पे है? जो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में डब्ल्यूटीओ जो है उसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर स्थित है। अब देखिए, ब्रोकन विंग्स के लेखक लेखिका कौन है? बताइए, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, अनीता देसाई, या आर के नारायण? तो ब्रोकन विंग्स जो है उसके लेखक लेखिका जो है आपकी कौन है? उसके लेखक जो है लेखिका आपकी सरोजनी नायडू है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किसे नेताजी के नाम से जाना जाता है? बताइए, किसे जाना जाता है? ये तो आपको हर बच्चे को पता है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उसको नेताजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंगस्ट्रॉम का क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो है वो क्या मापता है? आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, या समय? तो एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मापता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना है? 12.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 12.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 14.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का जो मान है वो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए, ऊर्जा को पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करना चाहिए, ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है, न ही विनाश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है, न ही इसका विनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान होता है? 0 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, -40 डिग्री पे, या -273 डिग्री पे? बताइए, किस तापमान पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है
उसका मान जो है वो बैलेंसिंग रहता है, समान रहता है। तो -40 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग लगभग किस दर से यात्रा करती है? 1.1 मील प्रति सेकंड से 550 किलोमीटर प्रति सेकंड से 1100 मील प्रति सेकंड या 1100 फीट प्रति सेकंड से। तो ध्वनि तरंग जो है वो लगभग आपकी जो है वो 1100 फीट प्रति सेकंड से जो है वो काम करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव और गैसों के लिए भिन्न है? अणुओं की गति, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ के कण का आकार या ऊर्जा विनिमय। बताइए। तो ये होगा आपका कौन सा गुणधर्म ठोस और गैसों के लिए भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अणुओं की कमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें थोड़ा, बट नो इश्यू, आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होगा? बताइए। 6.022 इंटू 10⁻³ 6.022 इंटू 10⁻19 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻19। तो इसका एवोगाद्रो संख्या का मान जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है? क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम या ये सभी? तो खारे पानी में निम्नलिखित में से जो उपस्थित रहता है वो है आपका ये सभी, क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम सभी जो है वो उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट का कार्बोनेट का सूत्र क्या है? MgHCO3 MgHCO3 ब्रैकेट 2 MgHCO2 ब्रैकेट 3 MgHCO2 ब्रैकेट 2। तो ऑप्शन नंबर बी MgHCO3 ब्रैकेट 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? लोहा और मैग्नीज की, लोहा क्रोमियम और जस्ता की, लोहा कार्बन और निकल की, लोहा क्रोमियम और निकेल की। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा क्रोमियम और निकेल जो है उसकी स्टेनलेस स्टील जो है वो आपकी मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? बताइए। डीएनए, क्रोमोसोम्स, आरएनए या राइबोसोम्स? तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह जो है वो आपका आरएनए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? जिंक से, फ्लोरीन से, मैग्नीज से या एल्यूमिनियम से? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन जो है उससे आपकी दांत की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O2 GO H2O। तो ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वो है आपका ऑप्शन नंबर CO। ठीक है, अब देखो आपका जीएस का लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स किसके रूप में संग्रहित रहता है? चीनी के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपका ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक ग्रह पर पक्षी तैरता है तो मछली चलती है, तैरती है, बोलती है या उड़ती है? तो एक ग्रह पर पक्षी तैरता है तो एक मछली जो है
वो आपकी उड़ती है। जब ग्रह पे पक्षी तैरता है, ठीक है, जब पक्षी तैरेगा तो मछली क्या करेगी? उड़ने का काम करेगी, ऑपोजिट काम करेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बताइए? एक लीप वर्ष में 364, 365, 366 या 367। तो ये सबको पता ही होगा कि लीप वर्ष में जो है वो 366 दिन होते हैं। हर 4 साल के गैप से लीप वर्ष आता है और वो 366 दिन जो है वो आपके होते हैं। यदि श्रेणी में पांचवा पद सम संख्या है और श्रेणी में प्रथम दो पद 4 और 16 हैं, तो उस श्रेणी का कौन सा पद 100 होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। ये बोल रहा है कि यदि श्रेणी में पांचवा पद सम संख्या है, प्रथम दो शब्द क्या हैं आपके? 4 और 16, दो पद, इनका डिफरेंस कितना है आपका? 12। तो जब आप 12 12 12 ऐड करोगे, 16 और 12 आपका कितना हो जाएगा? 16 और 12 आपका 28 हो जाएगा। 28 में आप 12 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 में आप 12 ऐड करोगे तो आपका 52 हो जाएगा। मतलब पांचवा पद आपका सम संख्या आ रहा है। प्लस आप 12 ऐड करोगे तो आपका 64 हो जाएगा। प्लस आप 12 ऐड करोगे तो आपका 76 हो जाएगा। प्लस 12 ऐड करोगे तो 88 हो जाएगा। और प्लस 12 ऐड करोगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो उस श्रेणी का कौन सा पद 100 होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां पद जो है वो आपका 100 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? यस मैम, हमें समझ आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी साथ साथ अपने आप को जज करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, किस सेक्शन में हमें प्रॉब्लम है, तो हम वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। निम्न अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? देखिए, अगर आपको पता है तो ए जेड का उल्टा है, जी टी का उल्टा है। ठीक है, इसका जो हम इसकी फॉर्म बनाते हैं इसको शॉर्टली बोलते हैं ए जेड आज़ाद, जी टी रोड, एम एन मन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? और वाई और बी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो देखो ये करा कैसे है। ए आपका 1 नंबर पे आता है, जी आपका आता है 7 नंबर पे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 6 का डिफरेंस है। ठीक है, अब जी से एम पे जाएंगे तो ये कितना आता है आपका? 13। इसमें भी 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 6 का डिफरेंस है तो +6 करोगे आप, 13 में 6 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 19। और 19 पे आपका क्या आता है? एस। और एस का उल्टा क्या होता है आपका? एच। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, एस और एच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म चुनिए। अब देखो इसमें क्या करा है, हम इसको यहां राइट डाउन कर लेते हैं। इन दोनों को देखते हैं कि किस तरह से रिलेशन बनाया है। तो जी आपके कितने नंबर पे है? जी मैम हमारे 7 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है। मतलब इसमें आपने +1 कर रखा है। अब हम टी पे चलते हैं। टी हमारा 20 नंबर पे है और एस हमारा क्या है? एस हमारा ये भी उल्टा है, जी टी और एच एस। मतलब हम यहाँ से पता लगा सकते हैं के पी। तो हम क्या करेंगे इसमें? के आपका कितने नंबर पे हो गया? जे के 11 नंबर पे। यहाँ आ जाएगा आपका 12 नंबर पे। 12 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? एल। मतलब एल का उल्टा होता है आपका एल ओ। ठीक है, एल ओ। अगर आपको वैसे चेक करना है तो ये चेक कर लेते हैं, -1। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया? -1। तो P जो है वो आपका कितने नंबर पे है? MNOP। P आपका 16 नंबर पे हो गया। अब इसमें से -1 करोगे तो 15 नंबर पे आपके O आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो ये तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने काफ़ी बार बता रखा है। 0 से 25 के बीच में आपकी 9 जो है वो अभाज्य संख्याएं होती है। 25 से 50 में आपके 6 होती हैं और बाकी के 50 से 100 के अंदर जो है आपकी 10 होती हैं। टोटल मिला के जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो 25 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 इसमें से आपको 17.8659 लेस करना है। तो 10 में से 9 गया आपका, कितना हुआ 1, यहाँ पे 10 बच गया, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया आपका 5, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 6 गया आपका, 14 में से 6 गया तो 4 और 4 8, यहाँ पे आपका क्या बच गया 9, फिर 9 में से 8 गया आपका, आ जाएगा 1। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे आ गया 2 आपका, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया आपका 2। तो ये आ गया आपका 25.1851। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के गुणनखंड बताइए। तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 2 की 2 माइनस वाई की पावर 2 की 2। तो ये अगर आपको पता हो तो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बन गया, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यस मैम, हमें पता है, तो बिल्कुल इजी है। x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। अब देखो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। अब आप इसको अगेन लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। एक षटभुज के 6 कोणों का योग कितना होता है बताइए। 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 540 होता है या 720 होता है। तो एक षटभुज के जो 6 कोणों का योग है वो आपका 720 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज जो है उसका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला है आपको √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 इंटू 10। ठीक है, अब इसको कट करिए, ये कट गया आपका 5 बार, 2 फिर ये कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके tan थीटा इंटू कोट थीटा इजिकल टू, आपको बताना है। आपको ये दे दिया tan थीटा इंटू कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा गया तो आपका बच गया क्या 1। इसका आंसर क्या हो गया 1। एकदम इजीली सोल्व करो, आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा। अभी हमें कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चंस, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना हमें इतना टाइम भी जो है वो नहीं लगे। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ये आपको एक जो है वो इक्वेशन दे दी, जो भी दे दिया, हम इसको जो है वो सोल्व करते हैं। तो 6 7 42 माइनस 7 21, 6 में से 3 गया 3। अब 42 में से आप 21 घटाया तो 21/3, 3 7 21। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका, आपको एलसीएम बताना है। तो देखो एक बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एलसीएम बताती हूँ, काफ़ी शॉर्टली। वैसे आप एलसीएम मत निकालिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ आपको उस तरह से एलसीएम निकालिएगा तो ईजी हो जाएगा। देखो एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले देखो 7 से कट रहा है, 7 तिया 21 और 7 चौके 28, तो आप यहाँ पे लिख लो 7 कि 7 से कट हो गया। अब देखो अब ये 3 से कट रहा है, 3 पाँजे 15, तो आप 3 लिख लो, ठीक है। अब 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, अब ये 5 से 5 लिख लो। अब ये 4 से 2 कट रहा है, तो आप 2 लिखने की बजाय 4 ही लिख लो, 2 इंटू 2 लिखोगे, ठीक है। इस तरह से लिख लो, आपका एकदम इजीली हो जाएगा। ये देखो 5 चौके 20, 20 2 तिया 6 60 और 6 साते 42, 420। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलसीएम 420, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, देखो 7 चौके 28, 28 और 3 31, 31 बड़े 4 इंटू 100, तो ये आ गया आपका। इसको कट किया 25। अब देखो 25 तिया सीधा सोल्व करो 75, 25 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 तिया 75, 700 75 750। अब 750 में आप 25 ऐड कर लो, इस तरह से आप करने की कोशिश करो। 775, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक मेज को 5170 में बेचने से 10% का प्रॉफिट होता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक मेज को जो है वो 5170 में बेचने से 10% प्रॉफिट होता है, 5170 में बेचने से 10% का प्रॉफिट होता है, तो ये कितने के बराबर होगी, 110 इंटू उसकी परचेज प्राइस क्या हो गई। देखो ये कट करेंगे, 11 चौके 44, 7 बच गया, 11 साते 77, ये आ गया आपका 4700। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट 50 सम संख्याओं का औसत क्या है। फर्स्ट 50 सम संख्याओं का औसत, तो फर्स्ट 50 सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है आपका टोटल का n+1। तो ये क्या हो गया आपका 50, 50 + 1 51, और आपको औसत निकालना है तो डिवाइड बाय 50, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा इसका 51। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। अब देखो नेक्स्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको पता हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू आपका 1 होता है, दैट्स क्लियर। हाँ मैडम होता है, हमें पता है। तो अगर ये होता है तो हम इसकी जगह क्या रख दें, 1 और अपॉन में 2, दैट्स क्लियर। हमारा आंसर आ गया, हमें स्टेप्स बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह शॉर्टली जो है आप करने की कोशिश करिएगा, तो आपका टाइम सेविंग तो इजीली होगा ही, और उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको जो है एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका 1% मासिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 3 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा। अब 1% मासिक ब्याज की दर से, तो पहले हम महीना निकाल लेते हैं। महीने हमारे कितने हैं, देखो 3 वर्ष हैं, तो 3 वर्ष को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे +4, तो यह आ जाएगा 12 तिया 12 24, 12 तिया 36, 36 + 40, टोटल आपके महीने कितने आ गए 40। अब आपको इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका प्रिंसिपल 500 इंटू टाइम 40 महीने इंटू कितना 1 और डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब देखो इसको कट कर दो, ये कितना 5 के 20, तो कितना ब्याज लगेगा
₹200। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। यदि A/B 4/7 है, B/C 5/9 है, तो A/C। ये क्वेश्चन भी मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी है। A/B, B/C, तो हमें चाहिए ये दोनों। तो हम इसी तरह से करेंगे हमारा 4/7 और 5/9। अब हमें जो चाहिए हम वही करेंगे। 4×5 20 और हमें 7 निमा 63। अब ये कटते हैं, नो मैम नहीं कटते, तो दिस इज आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 20/63। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बस मेरठ से आगरा के लिए 7:20 जो है 7:20 पे पूर्वाह्न में प्रस्थान करती है। उसे आगरा पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं, तो आगरा किस समय पहुंचेगी? तो देखो, वो दोपहर में जो है पूर्वाह्न में क्या करती है, वो प्रस्थान करती है 7:20 पे। अब इसमें आप 7 आवर्स और ऐड कर दो, 7 और 7 14। 14 मतलब आप 12, 1 और 2, 12, 13, 14, मतलब ये क्या आ गया आपका 2:20 और अपराह्न। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:20 अपराह्न। ठीक है, समझ आया? अभी सब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितने आंसर आपके करेक्ट हुए, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। देन सोल्व दिस सेक्शन एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आपके 40+ क्वेश्चंस जो है वो राइट हो, तो आपका एग्ज़ाम जो है डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा एंड आप बहुत अच्छी जो है वो अचीवमेंट प्राप्त करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। बाय बाय।